इस वक्त हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेती हूं। मनोज जी, दोनों पार्टियां जिनके बीच ये मुख्य मुकाबला है, एक बिना चेहरे के, एक में असमंजस है कि टीएस सिंहदेव या फिर बघेल, और मुद्दों का अभाव भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए देखने को मिला। कांग्रेस गारंटीज के सहारे है। अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव की हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि आज की जो जनता है वो जागरूक है, चुनाव में जब ये सहभागी बनते हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी अहम हो जाता है, चाहे सीएम का चेहरा अहम हो जाता है, भ्रष्टाचार या अनेक मुद्दे जो ये लेकर के आते हैं वो अहम हो जाता है, या फिर मोदी अहम हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मोदी अहम हो जाते हैं। यहाँ पर मुद्दे भी अहम होते हैं, सीएम के चेहरे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी चुनाव में हावी दिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत लोक लुभावन घोषणाएँ की है, जिसको गारंटी का नाम दिया है, और उसके सहारे जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और पूरे कैंपेनिंग में, मैं कुछ जगहों पे कैंपेनिंग में गया था बड़े नेताओं के, उसमें ये देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट कौन दे रहा है, इस बात को लेकर खूब प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो सभी इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि हमने किसानों को जो पहले धान का मूल्य जितना मिलता था उससे कितना गुना बढ़ा के दिया, तमाम तरह के जो न्याय योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई उसका बखान करते वो नज़र आते हैं। और ये बार बार दावा करते हैं कि हमने पिछले 5 साल में 40 लाख ऐसे परिवार जो पहले बीपीएल में आते थे उसको बीपीएल से बाहर कर दिया। तो मैंने गरीबी दूर करने का दावा जो है वो बड़ी सभाओं में, हर बड़ी सभाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ये करते हुए नज़र आते हैं। और अभी भी उनका पूरा जोर जो है वो फ्री बीज जिसको कहती है भाजपा, उस पर है कि कितना ज़्यादा आप मतदाताओं को डायरेक्ट बेनिफिट देंगे उसी के आधार पर आपको वोट मिलेगा, ये मानकर चला जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम देखें तो लगातार 3 बार से शासन करने वाली भाजपा जो है वो अडिग रही कि हमको कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं करनी है, मसलन कर्ज माफ़ी की घोषणा नहीं करनी है या और दूसरे तरह के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की घोषणा नहीं करनी है। और यही वजह है कि पिछले बार विश्वास दिलाने के लिए कांग्रेस ने 2018 में ये कहा था, गंगा जल हाथ में उठाकर कसम खाई थी, और तब जाकर लोगों ने भरोसा जताया था और 15 साल पुरानी सरकार को बदल के कांग्रेस को भारी बहुमत दिया था। तो कमोबेश इस बार भी वही सारी बातें देखने में आ रही है। हालांकि जैसा कि आपने कहा, सीएम के चेहरे को लेकर जरूर आखिरी में, जैसे पिछले 2 साल 3 साल से यही चल रहा था कि काका जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है, जैसे नारे हावी थे। लेकिन अभी चुनाव के 3-3.5 महीने पहले जो डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस सिंहदेव को, और उसके बाद ये कहा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। तो चेहरा को लेके जैसा आपने संभावना जताई वो साफ है कि मुख्यमंत्री पे पहली दावेदारी जो होगी वो भूपेश बघेल की होगी, चूंकि पूरे उनके 5 साल के कार्यकाल के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरे नंबर पे यदि किसी तरह की कोई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, जिस तरह से अभी ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं और उस छापे के घेरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ रहे हैं, तो इस तरह की कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो फिर टीएस सिंहदेव के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। दो और चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूं, वो मानकर चलते हैं। जी, ये जो फ्रीबीज की बात होती है, क्या छत्तीसगढ़ का बजट ऐसा है कि ऐसे भार जो है वहन कर पाए कि 1000 रुपए पर मंथ महिलाओं को दे रहे हैं ये, या फिर कर्ज माफी का? पहला, क्योंकि मान लीजिए अगर आप भी जाती है कांग्रेस की सरकार, करना आप ही ने। दूसरा, अमित शाह ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि 300 वादे इन्होंने किए पिछली बार और पूरे नहीं किए, सिर्फ वादे किए, चाहे वो शराबबंदी को लेकर ही हो। तो वो कितने पूरे किए अपने कार्यकाल में, कितने कही हुई बातों को कांग्रेस ने पूरा किया? और बीजेपी के पास क्या मुद्दों का अभाव रहा? आखिर में महादेव ऐप का मामला आ गया तो भ्रष्टाचार या हिंदुत्व को छोड़कर भुनाने में मुद्दों को क्या कामयाब रही है बीजेपी? कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के पास निश्चित तौर पर मुद्दों का अभाव रहा, क्योंकि कांग्रेस ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उन सभी बड़ी घोषणाओं को तो निश्चित तौर पे पूरा किया। मसलन कर्ज माफी की बात उन्होंने कही थी,
सरकार में बैठते ही जो है कर्ज माफ़ी, करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज था किसानों पर, उसकी माफ़ी की गई। इसके अलावा एक बड़ा वादा जो उन्होंने किया था कि 2500 रुपये में धान खरीदी, जो पहले 2018-1900 रुपये के आसपास खरीदी होती थी, सीधे सीधे 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए 2500 रुपये में धान की खरीदी की गई। इसके अलावा जो टाटा स्टील का जो नगरनार में वो था, ज़मीन जो दी गई थी बस्तर में, उसको वापस किया गया। इसके अलावा केवल शराबबंदी को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर वादे जो है 36 बड़े वादे किए थे, 36 में ज़्यादातर वादे पूरे किए। जैसा कि टी.एस. सिंहदेव से भी कल हमारी बात हुई, हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 12-13 वादे 100% पूरे हुए, 13-14 वादे ऐसे थे जो काफ़ी हद तक पूरे हुए, कंप्लीट नहीं हुए लेकिन काफ़ी हद तक पूरे हुए। और कुछ वादे उन्होंने बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला देते हुए बताया कि नियमितीकरण करने का जो आश्वासन या वादा किया गया था, वो वादा इसलिए नहीं किया गया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आड़े आ रही थी। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर हमने पूरे देश में अध्ययन किया और ये पाया कि शराबबंदी करना बहुत आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। अचानक बंद करने से बहुत सारा नुकसान होता है, लोग जहरीली शराबों का सेवन करने लगते हैं, सामाजिक जागरूकता जरूरी, इस तरह की बातों को उन्होंने गिनाया और ये कहा कि हमने ज़्यादातर वादे जो है वो पूरे कर दिए हैं। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा ने काफ़ी कोशिश की थी कि धर्मांतरण का जो मुद्दा बस्तर संभाग में काफ़ी पिछले 1.5-2 सालों से काफ़ी चर्चा में रहा था। जो कई गांव हैं बस्तर संभाग के, कई गांवों में से ये खबर आती थी कि जो धर्मांतरित लोग हैं उनके शव को के अंतिम संस्कार में दिक्कत आती थी। दो आदिवासियों के बीच ही दो समुदाय जो होते थे, एक जो मूलतः आदिवासी और दूसरा जो धर्म परिवर्तन करके जो लोग एक अलग समुदाय कन्वर्टेड जो लोग होते थे, उनके बीच में संघर्ष की स्थिति। तो इसको काफ़ी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। जो बस्तर के अंदरूनी इलाके में आरएसएस का नेटवर्क है, उसने इस मुद्दे को काफ़ी उछालने की कोशिश की। तो बस्तर के कुछ विधानसभा इलाकों में धर्मांतरण एक मुद्दा है, लेकिन ये पूरे प्रदेश व्यापी नहीं है। कुछ इलाकों में है, कुछ जगहों पर हिंदुत्व को काफ़ी उभारने की कोशिश की। जैसे बेमेतरा इलाके का जो साजा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बीरनपुर में एक सांप्रदायिक मामला हुआ था। उसके बाद उस मामले को खूब भुनाने की कोशिश की। उस आधार पर भाजपा ने पूरे वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की। एक पीड़ित, जो दंगा पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको टिकट एक जगह से दिया गया और उनको हर बड़ी सभाओं में घुमाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस सरकार में किस तरह का हो रहा है। तो अब जाकर, जैसा कि आपने कहा, महादेव ऐप को पर जो कार्रवाई ईडी की हुई है और उसमें काफ़ी जो रकम जब्त की गई है, उन सबको आधार बनाकर भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम कोशिशें जो है भाजपा ने की है। इसके अलावा एक प्रयोग किया था उन्होंने कि 3 महीने पहले ही 21 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जिसके आधार पर एक माहौल बनना शुरू हो। तो कुछ आंशिक उनको कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अभी भी जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि मुद्दों के मामले में भाजपा कमजोर नजर आती है। तो ये उपलब्धि ही कही जाएगी, उपलब्धि कही जाएगी भूपेश बघेल सरकार की, क्योंकि बीजेपी तो चुनाव लड़ने में माहिर है और अगर उनको मुद्दों का अभाव दे दिया तो ये खुद भूपेश बघेल की और कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि ही से माना जाएगा, क्योंकि सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज जो अपने ही चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए ये जो 3 मुद्दे आपने मनोज जी गिनवाए हैं, मैं वैभव